मैं पहले लोगों को आपकी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आपने बताया कि एक ही वक्त में आपको 17 गोलियां खानी पड़ती थी, जी, मेडिसिन का इस्तेमाल सिंगल करना डोज़। पड़ता था। जी। और बचपन से आपको मसला था, आपको क्या मसला था? और फिर कैसे ये हल हुआ? आपकी कहानी क्या है? हाँ, मतलब मैंने जैसे बताया स्कूल में कभी चलते-चलते मुझे ये या खेलते हुए ये प्रॉब्लम होती थी, कभी चलते-चलते ये पोज़ीशन होती थी कि मैं गिर भी जाता था, मेरे हाथ से चीज़ें गिर जाती थीं। मैंने बिल्कुल सिंपल सी चीज़ पकड़ी होती थी और वो मेरे से एकदम से फ़ोर्सफुली नीचे जाके गिरती थी और समझ नहीं आती थी मेरे साथ ये क्या मामला चल ये रहा है। प्रॉब्लम क्या थी बेसिकली? बेसिकली स्पाइन के मसल्स जो हैं ये जब आपके वीक होते हैं, हम्म। जो वीक कमज़ोर बच्चों में ये एक जी। मामला होता है। तो इनके लिए ना आपको मसल की टोन बेहतर रखनी पड़ती है। जब मसल की टोन बेहतर रहेगी तो आपकी स्पाइनल अलाइनमेंट भी परफेक्ट रहेगी, ठीक ठीक है। है? तो आपके डिस्क बल्ज नहीं करेंगे। हम्म। जब होता प्रॉब्लम लोगों के साथ पेन का ये होता है 30 इयर्स के बाद बॉडी डिक्लाइन पे जाती है। तो कोई दुनिया में शख्स ऐसा नहीं है जो स्पाइन का प्रॉब्लम जिसको 30 ईयर के बाद ऑफ एंड ऑन ना सताती हो। लेकिन आपको ये बचपन में ही हो गया? मुझे मेरे साथ कुछ ज़्यादा इसलिए इश्यू था कि हम्म। मेरे कोर मसल ज़्यादा वीक थे स्पाइन के। ठीक है, तो और फिर? फिर ये हुआ कि ट्रीटमेंट मैं काफ़ी लेता रहा, लेकिन वो सारे ट्रीटमेंट जो थे ना वो बस ऐसे ही उनका एक जुज़वक़्ती फ़ायदा होता है या साइकोलॉजिकल फ़ायदा। उन दिनों ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी नहीं हुआ करते थे। बहुत साल पहले की बात है, तो प्रॉब्लम ये होता था कि आम जनरल डॉक्टर्स ही थे या जो क्वैक्स थे, तो उनके पास चले जाना, उन्होंने कभी पैनाडोल, कभी क्या वो दे देनी, कभी ऑयल का मसाज लजन दे वालदा ने कर देना। तो इससे कुछ वक़्त गुज़र जाता था, फिर कुछ दिनों बाद लेकिन जो ही मैं आपको बताऊँ 30 इयर्स के बाद चूँकि बॉडी डिक्लाइन पे जाना शुरू होती है तो हम्म। 30 से 40 तक इतना आइडिया नहीं होता। 40 के बाद जो सिम्पटम्स हैं वो थोड़े आते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ऊपर से आपका जो लाइफ़स्टाइल है, जो आपका पोस्चर है, आपकी अगर फ़र्ज़ करें आपका जो बेड है वो मुनासिब नहीं है, बेड आपका या फ़ोम जो है वो बहुत सॉफ्ट हो गया हुआ है या चारपाई जो है वो बहुत ढीली-ढाली है, तो इससे जो है अलाइनमेंट पे बहुत बुरी तरह से। तो डॉक्टर साहब, आपकी तो अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल रही। आपने कहा कि एक ही टाइम में इतनी मेडिसिन खाई, ये किया, वो किया, कभी मसाज करवाया, कभी कुछ करवाया। जी। फिर ये इन सब से छुटकारा कैसे हासिल किया, ये सारे जो मसाइल हैं? हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊँ, जी, जी। मेरे पास जितनी बेल्टें थी ना, ये वेस्ट के लिए जो हुँ। बेल्ट हम यूज़ करते हैं, शायद किसी के घर में इतनी नहीं होंगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो लूज़ हो जाती है, फिर और लेनी तो लेनी पड़ती है और उसको और लगाना जब पड़ता किसी है। ने बताया कि ये बेल्ट अच्छी है, आपने फिर वो एक और ले ली कि ऐसे ये वाली ऐसे भी बेहतर है, ये भी इससे फ़र्क जी, पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो होता ये रहा कि मैं बेल्ट पे बेल्ट यू होता ये था कि दिन में अमूमन बेल्ट का एडवाइसेबल होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र पे या चल फिर रहे हैं, तो बेल्ट को यूज़ करना है। लेकिन लेटते हुए, सोते हुए आपको बेल्ट नहीं लगानी चाहिए। मेरे साथ प्रॉब्लम इतना कुछ एडवांस लेवल पे चला गया था कि मुझे सुकून ही नहीं होता था कि मैं उसको लेटे हुए भी खोल दूँ। हुँ। इसके अलावा मैं जुमा पढ़ने, नमाज़ पढ़ने जाता था तो मुझे कुर्सियों पे बैठना पड़ता था या अगर चेयर मिल गई है तो चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़ी या फिर जुम्मे वाले दिन तो चेयर्स नहीं मिलती थी। तो मुझे बड़ी मुश्किल से मस्जिद की सीढ़ियों में अपने आप को किबला की तरफ चाहे सीढ़ी पे थोड़ी-सी मेरा हिस्सा आए बैठने का, तो मुझे अपनी डायरेक्शन लेनी पड़ती थी और वो सीढ़ियों पे बैठ के मैं जुमा पढ़ा करता था। तो ये अल्लाह पाक की ऐसी रहमत है कि आज जब से मैं योगा में आया, पिछले कोई 9 साल से 2014 में अल्लाह ने अपनी रहमत से एक ऐसा फरिश्ता भेजा कि जिसने मुझे वो बाहर से आए हुए थे। कोई एक जानने वाले ले आए हुँ। कि जी ये मैंने उनसे ज़िक्र किया था तो उन्होंने कहा कि चले मैं आज चल के देखूँगा। उन्होंने आके मुझे एक दफ़ा देखा और थोड़ी-सी मुझे गाइड किया कि एक्सरसाइज़ कौन-सी करनी है, आपने कैसे करनी है। मैं उन दिनों टोटली बेडरिडन था। मैं इवन साथ वॉशरूम था, वहाँ तक नहीं जा सकता था, बिल्कुल बेड के साथ। ओह! वहाँ भी नहीं जा सकता, तो मैंने बेड पैन रखा हुआ था। हुँ। तो वो सारा मरहला बहुत मुश्किल था मेरे लिए और मैं बिलीव करें कि हाफ़ एन इंच भी जो है मैं खुद से मूव नहीं कर सकता तो था। बहुत मुश्किल टाइम तो होता बहुत है। मुश्किल टाइम।
यानी देखिए सारे बच्चे मेरे बड़ा बेटा था उन दिनों और छोटा जो है वो ज़्यादा छोटा था। जो बड़ा भी था वो कोई 2 ढाई साल 3-4 साल का बच्चा क्या कर सकता है? आपको कहाँ वो मूव कर सकता है इतना ज़ोर लगा के? और वाइफ़ थी वो तो घरदारी और इन मामलात में वो बेचारी अल्लाह की बंदी मेरी आवाज़ों पे, मेरे कराहने पे वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद आके थोड़ा-सा ज़ोर लगा के हल्की-सी और 5 मिनट नहीं गुज़रते थे कि फिर मुझे फ़ील होता था कि पेन बहुत ज़्यादा भर गई और और फिर बहरहाल वो दिखाते रहे, तो यही था कि मैं रेज़िस्ट करता था। सर्जन तो सारे यही कह रहे थे आर्थो न्यूरो वाले कि डॉक्टर साहब आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई कर गई है कि आप जो है सिवाय सर्जरी की और कोई चारा नहीं। और मैं मेरी फैमिली में बहुत से लोगों के साथ इश्यू था, तो ये देखा मैं डॉक्टर होने से मुझे भी आइडिया था कि सर्जरी इसका हल नहीं है, सर्जरी इसका बिल्कुल हल नहीं यानी है। सर्जरी हो तो उसमें क्या, उस सिनेरियो में क्या होता है? होता ये है ना कि देखिए सर्जरी में क्या होता है आपका जो डिस्क है जो पिंच कर रही है आपकी जो सियाटिक नर्व को कर रही है या नर्व्स को पिंच कर रही है, तो अगर सर्जन एक उसको ट्रिम कर देता है या उसको पार्शली रिमूव कर देता है या इवन फुली भी रिमूव कर देता है, तो प्रॉब्लम यह है कि उससे पेन आपकी तो जरूर टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी, पेन थोड़ी-सी रुक जाएगी, मगर होता ये है कि नेक्स्ट वर्टिब्रा है, उससे बाद नेक्स्ट वर्टिब्रा है, उसके बाद नेक्स्ट वर्टिब्रा है। तो आप कहाँ-कहाँ पे सर्जरियाँ करवाएँगे? तो अमूमन लोग एक सर्जरी करवाते हैं, तो तो आप कई कह रहे ऐसे हैं लोग कि हैं सर्जरी इसका हल नहीं होगा? कोई हल नहीं है सर्जरी। देखिए, मसल वीक है, कोर मसल वीक है, तो उसका हल नतीजा पेन की सूरत में निकल रहा है। क्योंकि डिस्क जो है, जब मसल वीक है, तो डिस्क आपकी प्रोट्रूड कर रही होती है। डिस्क प्रोट्रूड करेगी तो नर्व को पिंच करेगी। ठीक है? तो आप अगर उसकी टेम्परेरी तौर पे ट्रिमिंग भी कर देंगे या पार्शली आप उसकी डायसेक्टमी कर देंगे, मतलब उसको काट देंगे थोड़ा-सा, तो वक़्ती तौर पे तो आपकी पेन से जान छूट जाएगी। लेकिन आपने जब तक मसल पे काम नहीं करेंगे, कोर मसल पे, तब तक आपका ये इश्यू ठीक नहीं ठीक होगा। है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि सर्जरी कराते हैं और उसके बाद उनको ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ एडवाइस की जाती हैं कि जिससे उनका और उनको बैठने के मुतालिक वो काफ़ी ज़्यादा उनको वो शायद अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर करते हैं चीज़ों को, तो उससे तो उनकी उनसे कुछ लाइफ में टाइम आ उनका जाता, हाँ। बेहतर गुज़र जाता है। लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि एक सर्जरी और उसके बाद दूसरी सर्जरी, ये साल में 2-2 दफ़ा भी यानी हो ये जाती है। सिलसिला फिर चलता रहेगा अगर आपने सर्जरी करवा ली। हाँ, तो ठीक है। और अमूमन ये होता है कि थर्ड सर्जरी के बाद पेशेंट जो है ना 6-8 महीने से लेके 1-1 साल तक पेशेंट ऐसे पड़ा होता है बेड पे, उसको कोई पता नहीं होता कि ये मेरे वालिद हैं, ये मेरी वालिदा हैं। बज़ाहिर वो आपको देख रहा होता है, लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा ओह! होता। ये ठीक। बड़ा डेफ़िसिट आ जाता है। अपने छोटे बच्चे चिमट रहे होते हैं पेशेंट को और उसको नहीं पता लगता कि ये बच्चे कौन है, बिल्कुल जैसे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिससे निकलने के लिए आपको अपनी कोर मसल की एक्सरसाइज़ेज़ करनी पड़ेंगी। जब मैं कोर मसल सॉरी जी, जी। कोर मसल आपके एक्टिव होंगे ना, तो वो अलाइनमेंट को बेहतर कर देंगे और डिस्क जो है प्रोट्रूड नहीं करेगी। ठीक हो। यही सारी गेम का यानी निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया।